अनमोल उस मुकुट को सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर को दिखा ही रहा होता है। तभी उस मुकुट को देखकर कुंदन के मन में लालच जाग जाता है। वो उस मुकुट को देखकर उसे पाने के सपने देखने लगता है। प्रोफेसर प्रभाकर उस मुकुट को अपने हाथ में लिए अनमोल से कहते हैं, तो क्या सोचा है अनमोल तुमने इस मुकुट के साथ, आखिर तुम्हें करना क्या है? अगर तुम कहो तो मैं एक ऐसे क्लाइंट को जानता हूँ जो इस मुकुट को खरीदने के लिए तुम्हें अच्छा खासा दाम दे सकता है। प्रोफेसर की बात सुन अनमोल खुश होते हुए उनसे कहता है, नीति और पूछ पूछ प्रोफेसर साहब, आप बस मेरी मीटिंग फिक्स करवाइए उस क्लाइंट के साथ। मैं इस मुकुट को बेचने के लिए तैयार हूँ। अनमोल प्रोफेसर से बात कर ही रहा होता है, तभी सलीम उसे नसीहत देते हुए कहता है, इस मुकुट के डील के लिए तेरी मीटिंग तो कल फिक्स होगी, पर मेरा तुझसे ये मशवरा है कि इस मुकुट को अपने से अलग मत करना और ना ही इसे किसी को दिखाना। सलीम की बात को समझते हुए अनमोल उसे कहता है, सही कहा सलीम भाई आपने, इस मुकुट की डील होने से पहले मैं इसे अपने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करूंगा। दुकान के बाद मैं इसे सीधे अपने साथ घर लेकर ही जाऊंगा। प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, चलो अनमोल, अब हम यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा कि कल तुम्हें इस मुकुट को लेकर कहाँ पहुंचना है। कल तुम्हारे जिंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। सलीम और प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर और सलीम के दुकान से जाने के बाद अनमोल खुश होते हुए कुंदन से कहता है, यूं समझ ले कुंदन, कल घर के पैसों का सारा इंतजाम हो जाएगा। चेहरे पर मुस्कान लिए कुंदन अनमोल से कहता है, वाह मेरे भाई, तू तो एंटीक की दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बनते जा रहा है। काफी अच्छी पहचान बनाई है तूने इस एंटीक की लाइन में। और मेरा एक मशवरा है तुझसे, इस मुकुट को अच्छे से संभाल कर रखना। अपना सर हिलाते हुए अनमोल कुंदन का जवाब देता है, इसे मैं अच्छे से संभाल कर ही रखूंगा, तू फिक्र मत कर कुंदन। अनमोल की खुशी में शिरकत करते हुए कुंदन अपने मन में कहता है, मुझे पता है मेरे भाई कि तू इस मुकुट को बहुत संभाल कर ही रखेगा, पर मुझे माफ करना, तेरा ये मुकुट मुझे चुराना ही पड़ेगा। तू तो जैसे तैसे कर पैसा कमा ही लेगा, पर जिंदगी मुझे दोबारा 10 करोड़ कमाने का मौका नहीं देगी। पर तू डर मत, उन 10 पैसे नए घर के पैसे मैं ही चुकाऊंगा। अनमोल को देखते हुए कुंदन मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है। अपने हाथ में लगेज लिए जोया अपने हैदराबाद के पुराने शहर के घर के बाहर खड़ी होती है। दरवाजे पर खड़ी हबीबा बेसब्री से जोया का इंतजार कर रही होती है। जोया को वापस आता देख हबीबा खुशी से फूले नहीं समा रही होती है। वो चिल्लाते हुए अकबर अली से कहती है, जी देखो, हमारी जोया वापस आ गई है, आप जल्दी बाहर आइए। अपने चेहरे पर एक संजीदापन लिए अकबर अली अपने कमरे से बाहर आते हैं और जोया को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, पर उनकी नम आंखें बता रही होती हैं कि वो जोया के आने से अंदर ही अंदर कितने खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही जोया हबीबा के करीब आती है, हबीबा जोया को गले लगाकर रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, कितना तरसा दिया था तूने अपनी एक झलक दिखाने के लिए। तू ठीक तो है ना? पहले तू वादा कर कि तू हमसे कभी दूर नहीं जाएगी, वापस ऐसी हरकत नहीं करेगी। हबीबा के गले लगकर जोया भी भावुक हो जाती है और उनसे कहने लगती है, नहीं अम्मी, पहले ही हम एक गलती कर वाकई में बहुत पछता रहे हैं, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। अपने अम्मी से गले लगकर जोया अकबर की ओर उन्हें गले लगाने जाती है, और अकबर नाराजगी दिखाते हुए वहां से जाते हुए कहते हैं, जोया से कहो कि वो आराम करें और किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे कहें। जोया से ना मिलकर अकबर अली वहां से जैसे ही जाते हैं, हबीबा जोया को समझाते हुए कहती है, नाराज है तुमसे अब्बू, हरकत भी तो तुमने ऐसी की है ना, पर इनकी नाराजगी नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से मुझे पता है कि वो कितने खुश हो रहे हैं। अपने आंसू पोंछते हुए जोया खुशी से हबीबा से कहती है, अब्बू की नाराजगी लाजमी भी है अम्मी, हम आइंदा से आप लोगों को अपनी ओर से कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। जोया का लगेज हाथ में लेकर हबीबा उससे कहती है, चल अब आराम से अपने कमरे में जाकर सो जा, हम शाम को बैठकर खूब बातें करेंगे। अपनी अम्मी से मिलकर जोया अपने कमरे में चली जाती है। काजल अपने घर पर बैठी फोन पर वीडियो देख रही होती है। तभी पीछे से कोई आकर उसके आंखों पर हाथ रख देता है। उन हाथों को छूते हुए काजल अंदाजा लगाते हुए कहती है, पापा आप हो क्या? आप दुकान से इतनी जल्दी आ गए? तभी नीलम काजल के सामने आते हुए उसे कहती है, अरे पापा नहीं, मैं हूँ नीलम, अपने दोस्त को नहीं पहचान पाई?
नीलम को देख काजल अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, ओ तू है, बोल कैसे आना हुआ। नीलम अपने कान के झुमके दिखाते हुए काजल से कहती है, एक जरूरी काम के लिए आई हूं मैं। ये कान के झुमके जो तूने मुझे गिफ्ट में दिए थे, सेम ऐसा ही पैर मुझे एक और चाहिए, मिलेंगे। सोफे से उठते हुए काजल नीलम से कहती है, इन इयररिंग्स के लिए तू गलत जगह आई है। तुझे मेरे घर पर नहीं, मेरे पापा की दुकान पर जाना चाहिए था। तुझे ये इयररिंग्स वहीं मिल जाएंगे। पर तू ये इयररिंग्स किसे देने वाली है। तुरंत ही नीलम काजल से कहती है, ये इयररिंग्स मुझे अनमोल के मम्मी को देना है। उन्हें ये इयररिंग्स काफी पसंद आए थे। ठीक है, आज तो नहीं, पर कल मैं तेरे पापा की दुकान जाऊंगी और उनसे सीधे ये इयररिंग्स खरीद लूंगी। पर चल ना, आज हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। काफी वक्त हो गया है, हमने साथ वक्त नहीं गुजारा। नीलम की बातें मानो काजल को नागवार गुजर रही होती है। वो थोड़ी नाराजगी के लहजे में नीलम से कहती है, अभी मेरा बाहर जाने का कोई मूड नहीं है। मुझे आज सिर्फ रेस्ट करना है। घूमना फिरना फिर कभी देखते हैं। काजल को देखते हुए नीलम उसे कहती है, अरे क्या हुआ, तू घूमने फिरने के लिए मना कर रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना। नीलम का जवाब देते हुए काजल उसे कहती है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। अपना सर हिलाते हुए नीलम काजल से कहती है, मैं तो सोच रही थी कि आज थोड़ा हॉस्पिटल से वक्त मिला है तो तेरे साथ कहीं घूम आती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अगर तेरा आज मूड नहीं है बाहर चलने का तो फिर कभी चलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, अभी हॉस्पिटल ही चली जाती हूँ और कल तेरे पापा की दुकान पर होते हुए तेरे पास आती हूँ। कल हम कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है। अपनी बात कहकर नीलम काजल के घर से चली जाती है। रात में दुकान बंद कर कुंदन और अनमोल अपने पुराने घर लौट आते हैं। अनमोल अपने हाथ में मुकुट थामे कमरे की ओर जा ही रहा होता है। ठीक उसी वक्त उसे प्रोफेसर प्रभाकर का फोन आता है। फोन पर प्रोफेसर प्रभाकर अनमोल से कहते हैं, हेलो अनमोल, मैंने तुम्हारे मुकुट के लिए क्लाइंट से बात कर ली है। तुम्हें कल सुबह 10 बजे होटल फलकनुमा पैलेस आना होगा। बस ये समझ लो कि तुम्हारी कल डील पक्की होने ही वाली है। जवाब में अनमोल खुश होते हुए प्रोफेसर प्रभाकर से कहता है, जी बिल्कुल प्रभाकर जी, मैं कल 10 बजे अपने मुकुट के साथ होटल फलकनुमा पैलेस पहुंच जाऊंगा। प्रोफेसर प्रभाकर से बात कर जैसे ही अनमोल अपना फोन रखता है, तभी राघवेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उससे कहते हैं, शाबाश मेरे बेटे शाबाश। तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि कल तेरी आंटी की बड़ी डील होने वाली है। खुश होते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, हाँ पापा, मेरे पास एक बहुत नायाब एंटीक है। कल जैसे ही उसकी डील हो जाएगी, मैं आपको घर के पैसे दे दूंगा। आप आराम से माँ की तरह चादर ओढ़कर सो जाइए। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र कुंदन से कहते हैं, अनमोल ने तो अपना काम कर दिया कुंदन, पर क्या तूने अपना काम किया। राघवेंद्र की बात सुन कुंदन सोचते हुए कहता है, कौन सा काम पापा। अपने माथे पर हाथ मारते हुए राघवेंद्र कुंदन से कहता है, अरे कितनी बार कहा है मैंने कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। कल पैसे आ रहे हैं तो कल ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस उस बिल्डर को बुलाकर वहीं के वहीं उसे सारे पैसे दे देते हैं। कल शाम को उस बिल्डर को रजिस्ट्रेशन ऑफिस आने के लिए बोल डाल। राघवेंद्र की बात सुनकर कुंदन हिचकिचाते हुए उसे कहता है, अरे पापा, अभी काफी वक्त है हमारे पास, रुक जाइए, कल डील हो जाने दीजिए, फिर बाद की बातें बाद में करते हैं। कुंदन की बात सुन राघवेंद्र उसे डांटते हुए कहते हैं, जितना कह रहा हूँ उतना काम कर, समझा, अपना दिमाग मत लगा। राघवेंद्र को शांत कराते हुए अनमोल उनसे कहता है, पापा सही कह रहे हैं कुंदन, कल सुबह मेरी डील होने वाली है फलकनुमा पैलेस में, और तू पैसों की चिंता मत कर, मेरी डील होकर ही रहेगी। जैसे ही डील होगी, मैं सलीम भाई को लेकर शाम को रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच जाऊंगा। तू बस उस बिल्डर से सेल डीड तैयार करने के लिए बोल देना। राघवेंद्र और अनमोल की एक मत राय के आगे कुंदन लाजवाब हो जाता है। वो सोचते हुए अनमोल से कहता है, ठीक है भाई, अगर तुझे यही सही लग रहा है तो यही करते हैं। मैं विक्रम सिन्हा को सेल डीड रेडी रखने के लिए कहता हूँ। अपने पिता और भाई से बात कर अनमोल उस मुकुट को अपने हाथ में लिए कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अनमोल को अपने कमरे में जाता हुआ देख कुंदन अपने आप से कहता है, कल घर के रजिस्ट्रेशन के लिए मैं इसीलिए तैयार नहीं था कि मुझे पता है कि कल वो मुकुट की डील नहीं होगी, और अगर डील ही नहीं होगी तो विक्रम सिन्हा के सामने तुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। मुझे माफ करना भाई, तुझे कल बेइज्जत करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, पर ना चाहते हुए भी तुझे कल पापा और उस बिल्डर के सामने शर्मिंदा करना ही होगा।
कैसे निपटेगा अनमोल आने वाले अनजान खतरे से? क्या कुंदन हो जाएगा अपने मकसद में कामयाब या कहानी लेगी कोई और दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुबह सुबह अनमोल। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। सुबह अनमोल होटल फलकनुमा पैलेस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है। उसी वक्त कुंदन दबे पांव घर से बाहर निकलकर अनमोल के कार के पास पहुंच जाता है। अनमोल के कार के पास पहुंचकर कुंदन कार से पेट्रोल निकालने लगता है। कार से लगभग सारा पेट्रोल निकालकर कुंदन मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, अनमोल की कार यहाँ से करीब 4 किलोमीटर जाकर रुक जाएगी। अभी मेरे आदमी अनमोल को गन पॉइंट पर लेकर उससे वो मुकुट छीन लेंगे। तुरंत ही कुंदन अपनी जेब से फोन निकालकर एक कॉल लगाता है। हेलो प्रवीण, मेरे भाई की कार मैंने खराब कर दी है। आधा काम मैंने कर दिया है, अब जो बचा खुचा काम है वो तुझे और तेरे साथियों को करना होगा, समझा? कुंदन का जवाब देते हुए प्रवीण फोन पर कहता है, ठीक है कुंदन भाई, जैसे ही आपका भाई होटल के लिए निकलेगा मुझे बस एक बार बता देना, बाकी का काम मैं कर दूंगा। अपने कमरे में तैयार होकर अनमोल उस मुकुट को अपने हाथ में लिए होटल फलकनुमा पैलेस जाने के लिए निकल रहा होता है। उस मुकुट को अनमोल के हाथ में देख राघवेंद्र उसे कहते हैं, कहाँ जा रहा है अनमोल? राघवेंद्र का जवाब देते हुए अनमोल उनसे कहता है, होटल फलकनुमा पैलेस जा रहा हूँ पापा। मैंने कहा था ना कि मेरे एक एंटीक की डील होने वाली है, बस उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। ये रहा मेरा एंटीक। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र उसे कहते हैं, इतने बड़े काम के लिए जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि अकेले मत जा, कुंदन को भी अपने साथ ले जा। राघवेंद्र की बात सुन अनमोल विचार करते हुए कहता है, ठीक है पापा, अगर आप कहते हो तो कुंदन को मेरे साथ चलने के लिए कहिए। तभी राघवेंद्र चिल्लाते हुए कुंदन को आवाज लगाते हैं, कुंदन, कुंदन, कहाँ है तू? राघवेंद्र की आवाज सुनकर कुंदन वहां दौड़ा चला आता है और राघवेंद्र से पूछता है, क्या हुआ पापा, आपने मुझे बुलाया? कुंदन को देखते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, कहाँ था तब से, चल तैयार हो जा, अनमोल के साथ अभी तुझे एंटीक की डील करने जाना है। राघवेंद्र की बात सुन कुंदन हैरान होते हुए उनसे कहता है, नहीं नहीं पापा, एक काम के लिए दो जाने जाए, इसमें कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अनमोल को बाहर का काम देख लेने दो और मैं दुकान खोलकर वहां ग्राहक देखता हूँ, यही सही होगा। कुंदन की बात सुनकर राघवेंद्र अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, तेरी बात भी सही है, पर अनमोल अकेले इतना कीमती एंटीक लेकर जा रहा है, बस मुझे उसी की चिंता खाई जा रही है। घर से बाहर जाते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, कुंदन सही कह रहा है पापा, उसे दुकान पर ही बैठने दो और आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं आराम से डील करके ही आऊंगा। इतना कहकर अनमोल अपने घर से निकल जाता है। अनमोल के जाते ही कुंदन एक राहत की सांस लेते हुए अपने जेब से फोन निकालता है और प्रवीण को फोन मिलाकर अनमोल की जानकारी देते हुए कहता है, अनमोल घर से वो मुकुट लेकर निकल चुका है प्रवीण, होटल फलकनुमा पैलेस के आसपास उसकी कार रुक जानी चाहिए। कुंदन की बात सुनकर प्रवीण उसे कहता है, बस आपके फोन का इंतजार कर रहा था कुंदन भाई, बाकी का काम आप मुझ पर ही छोड़ दो, उस मुकुट को मैं आपके भाई से तमंचे के दम पर लूट ही लूंगा। कुंदन प्रवीण को चेतावनी देते हुए कहता है, तुझे बस तमंचा दिखाकर उस मुकुट को अनमोल से लेना है, पर याद रहे अनमोल को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, समझा? फोन रखते हुए प्रवीण कुंदन से कहता है, समझ गया भाई, हर चीज समझ गया, अब मैं फोन रखता हूँ, बाकी आपको कॉल काम होने के बाद करूंगा। इत्मीनान से अनमोल अपनी कार चलाते हुए होटल फलकनुमा पैलेस की ओर जा रहा होता है। अचानक से अनमोल की कार बीच रास्ते में झटके लेना शुरू कर देती है। अपनी कार को झटके लेता हुआ देख अनमोल हैरान होते हुए कहता है, ये मेरी कार को क्या हो रहा है? देखते ही देखते अनमोल की कार सड़क के बीचों बीच रुक जाती है। अनमोल अपनी कार से उतरकर अपने चारों ओर देखते हुए कहता है, पता नहीं मेरी कार क्यों रुक गई, और इस रास्ते पर तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है। अनमोल परेशान होते हुए अपने कार को देखने लगता है। उसी वक्त मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए अनमोल के पास आते हैं और उसे तमंचा दिखाकर कहते हैं,
अपने हाथ ऊपर कर लड़के, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। अनमोल उन दो लोगों की बात तो सुनता है, पर अपने हाथ ऊपर नहीं करता। तभी नकाब पहना हुआ शख्स हवा में गोली चला देता है। उस शख्स को गोली चलाता हुआ देख अनमोल अपने हाथ ऊपर कर उन्हें देखने लगता है। तमंचा दिखाते हुए वो शख्स अनमोल से कहता है, हमें पता है तेरी कार में बहुत कीमती चीज रखी हुई है, चुपचाप वो हमें दे दे। उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर देख अनमोल उसे गुस्से से कहता है, उस एंटीक को लेने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अनमोल तुम जैसे लोगों के आगे नहीं झुकता। अनमोल को वहां डट कर बात करता हुआ देख वो शख्स अनमोल के कार की विंडो पर गोली चला देता है। गोली चलने पर कार की कांच टूट जाती है और वो शख्स तुरंत ही उस कार में हाथ डालकर उस मुकुट को उठा लेता है। अनमोल उस शख्स के पास भागते हुए जाने की कोशिश करता है, पर वो शख्स अनमोल को तमंचा दिखाकर वहीं रोक देता है। इससे पहले कि अनमोल कुछ कर पाता, वो शख्स तुरंत ही अपने साथी के साथ गाड़ी पर बैठकर वहां से निकल जाता है। जैसे ही अनमोल का मुकुट चोरी होता है, अनमोल परेशान होते हुए अपने जेब से फोन निकालकर सलीम को फोन मिलाता है। हेलो सलीम भाई, कहाँ हुआ? यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रोफेसर प्रभाकर से कहकर तुरंत ही क्लाइंट से मीटिंग कैंसिल करवाइए, क्योंकि मेरे उस एंटीक को किसी ने लूट लिया है। अनमोल की बात सुनकर सलीम चौंकते हुए उसे कहता है, क्या किसी ने तेरी वो एंटीक को लूट लिया है? तू इस वक्त कहाँ है और तू ठीक तो है ना? सलीम का जवाब देते हुए अनमोल उसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलीम भाई, और मैं इस वक्त होटल फलकनुमा के पास जो सुनसान रास्ता के करीब जो ब्रिज जाता है उसके पास खड़ा हुआ हूँ। अनमोल से जानकारी लेकर सलीम उसे फोन पर कहता है, मैं और प्रोफेसर प्रभाकर यही होटल फलकनुमा पैलेस में खड़े हुए हैं। हम क्लाइंट से मीटिंग कैंसिल करके सीधे तेरे घर आते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं पूरी पुलिस फोर्स लगा दूंगा उन लुटेरों को ढूंढने के लिए। तू एक काम कर, सीधे अपने घर चले जा, मैं तुझसे वहीं मिलता हूँ। सलीम से बात कर अनमोल अपना फोन जेब में रखकर वहां से ऑटो में बैठकर मायूस होते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। मुंह लटकाए अनमोल जैसे ही अपने घर आता है, उसे देखकर राघवेंद्र कहते हैं, क्या हुआ अनमोल, तू इतना जल्दी क्यों आ गया? हो गई तेरी डील इतनी जल्दी पूरी? अपने पिता की बात सुनकर अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, पापा से कैसे कहूं कि मेरा वो मुकुट किसी ने लूट लिया है? अभी पापा से कुछ कहूंगा तो उनके दिल को काफी ठेस पहुंचेगी। कुछ देर बाद पापा से इस बारे में बात करूंगा। पहले सलीम भाई से बात तो कर लूं, हो सकता है वो उन लुटेरों को अपनी पुलिस फोर्स लगाकर पकड़ लें। अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, कुछ नहीं पापा, बस वो क्लाइंट ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी है, इसलिए मैं वापस आ गया। थोड़ा नाराज होते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहते हैं, वक्त की पाबंदी पता नहीं लोग क्यों नहीं करते। खैर जो भी हो, शाम के 4 बजे से पहले तेरी वो मीटिंग खत्म तो हो जाएगी ना, क्योंकि हमें पैसे लेकर विक्रम सिन्हा को देना है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। हिचकिचाते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, हाँ पापा, सब हो जाएगा, 4 बजे से पहले सब हो जाएगा। वैसे पापा कुंदन कहाँ पर है? कुंदन की जानकारी देते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, तेरा भाई ठीक वक्त पर तेरी दुकान संभालने चला गया, और कहाँ जा सकता है वो? और वैसे भी मैंने उसे दुकान बंद करके जल्दी आने के लिए कहा है, 3 बजे वो भी आता ही होगा। कुंदन अनमोल की दुकान पर बैठा ही होता है। उसी वक्त प्रवीण उसे कॉल कर कहता है, हेलो कुंदन भाई, आपका काम हो गया है, आपके भाई का एंटीक अब हमारे पास है। प्रवीण की बात सुनकर कुंदन खुश होते हुए उसे कहता है, ये तो बहुत अच्छा काम किया है तूने प्रवीण, अब बस उस एंटीक को मुझे बेचना ही होगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतने नायाब एंटीक को मैं आखिर बेचूं कहां पर। सुझाव देते हुए प्रवीण कुंदन से कहता है, मैं एक शख्स को जानता हूं कुंदन भाई, जो आपका ये एंटीक खरीद सकता है। एंटीक की दुनिया में काफी बड़ा नाम है उसका, आपने भी तो नाम सुना ही होगा, उसका नाम है मदन गुप्ता। मदन गुप्ता का नाम सुनते ही कुंदन प्रवीण से कहता है, मैं मदन गुप्ता के पास उस एंटीक को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे भाई की दुकान उसकी दुकान के सामने ही है, कोई और नहीं है जो ये एंटीक खरीद सकता है। कुंदन को दिलासा देते हुए प्रवीण उससे कहता है, इतना महंगा एंटीक कोई और नहीं खरीदेगा कुंदन भाई, मदन गुप्ता ही वो शख्स है जो आपका एंटीक खरीद सकता है। आप बेफिक्र हो जाइए, मदन गुप्ता से मेरी अच्छी पहचान है, इस एंटीक को मैं वहां बेच सकता हूँ, और आपका नाम मैं कहीं नहीं आने दूंगा, बस आप मेरे कमीशन के बारे में मत भूलना। गहरी सोच में जाते हुए कुंदन आखिर में प्रवीण से कहता है, ठीक है, तू कह रहा है, तुझ पर भरोसा कर ही लेता हूँ। उस मुकुट को बेचने के बाद
सारा पैसा लाकर मुझे दे देना और फिर मैं तुझे तेरे काम के पैसे दे दूंगा। उसी वक्त प्रवीण कुंदन से कहता है, मुझ पर इतना तो भरोसा कीजिए कुंदन भाई, इतना काम किया है हमने साथ में, मैं सब समझ गया। आप बस बेफिक्र होकर बैठ जाइए, आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे और मदन गुप्ता भी इस एंटीक के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगा। प्रवीण से बात कर कुंदन जैसे ही फोन रखता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्या होगा जब राघवेंद्र को मुकुट के चोरी होने का पता चलेगा? क्या प्रवीण बेच पाएगा मदन गुप्ता को अनमोल का मुकुट, या फिर सलीम पकड़ लेगा मुकुट के लुटेरों को? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस मुकुट के अपने हाथ से जाने के बाद अनमोल अपने कमरे में परेशान टहल रहा होता है। उसी वक्त सलीम अनमोल के कमरे में घुस आता है। सलीम को वहां आता देख अनमोल उससे पूछता है, कुछ पता चला सलीम भाई उन लुटेरों का? अनमोल को दिलासा देते हुए सलीम उससे कहता है, तू चिंता मत कर अनमोल, उन लुटेरों की खोज में पुलिस को मैंने लगा दिया है, जल्द ही वो लोग मिल जाएंगे। अनमोल के सब्र का बांध अब मानो टूट जाता है। वो बौखलाते हुए सलीम से कहता है, कैसे भी करके मुझे मेरा मुकुट दिला दो सलीम भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने वो मुकुट हासिल किया है। अनमोल को हौसला देते हुए सलीम उससे कहता है, तू चिंता मत कर अनमोल, मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ उन लुटेरों को ढूंढने के लिए, हिम्मत रख, मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। अनमोल से बात कर सलीम वहां से चला जाता है। सलीम को अनमोल के कमरे से परेशान होकर जाता हुआ देख चंदा को कुछ अटपटा सा लगता है। तभी चंदा अनमोल के कमरे के अंदर देखती है, जहां उसे अनमोल काफी मायूस खड़ा दिखाई देता है। अनमोल को इस तरह देख चंदा उसके कमरे में दाखिल होते हुए कहती है, क्या बात है अनमोल, तू इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहा है, कोई बात है क्या? चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए अनमोल सर हिलाते हुए अपनी माँ से कहता है, कुछ नहीं हुआ माँ, आप क्यों ऐसे पूछ रही हो, सब कुछ तो ठीक है ना? अनमोल की घबराहट को भांपते हुए चंदा उसे कहती है, तू मुझसे लाख चीजें छुपा ले, पर मुझे पता लग ही जाता है कि जरूर कोई बात है। माँ हूं मैं तेरी, चल बोल क्या बात है, तुझे मेरी कसम। चंदा की कसम डालते ही अनमोल वहां खड़ा स्तब्ध रह जाता है और अपनी माँ के पास आते हुए उसे कहता है, ये जो बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ ना माँ, ये पापा से बिल्कुल मत कहना। जिस एंटीक के डील के लिए मैं जा रहा था, उस एंटीक को मुझसे रास्ते में 2 लुटेरों ने लूट लिया और उस एंटीक को बेचने के बाद ही मुझे घर के लिए बाकी के पैसे मिलने वाले थे। अनमोल की बात सुनकर चंदा काफी घबरा जाती है और अपने सर पर हाथ रखते हुए अनमोल से कहती है, क्या एंटीक की लूट? एंटीक चला गया कोई गम नहीं, पर तू ठीक है, इस बात की खुशी है। तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने चाहा तो वो एंटीक तुझे मिल जाएगा। काफी अफसोस करते हुए अनमोल चंदा से कहता है, ऐसे चिंता ना करो माँ, काफी कीमती मुकुट था वो, जो मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ निकाला था, पता नहीं कहाँ होगा मेरा मुकुट। प्रवीण और उसका साथी मदन गुप्ता के दुकान के बाहर पैदल चलते हुए आते हैं। मदन गुप्ता के दुकान के बाहर पहुंचने पर प्रवीण अपने कांधे पर लगा हुआ बैग उतारकर अपने साथी को देते हुए कहता है, अच्छे से संभाल कर रख इस बैग को, इसमें ही वो मुकुट रखा हुआ है। प्रवीण का साथी घबराते हुए उसे कहता है, भाई उस अनमोल की दुकान पास ही में है, कहीं उसने हमें देख लिया तो? प्रवीण अपने साथी की पीठ थपथपाते हुए उसे कहता है, तू चिंता मत कर, हमें कोई नहीं पहचानेगा। जब हम ये मुकुट लूट रहे थे तब हमारे चेहरे पर नकाब था, कोई हमें नहीं पहचान पाएगा। बस जल्दी ही यहाँ से काम खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। आपस में बात कर प्रवीण और उसका साथी मदन गुप्ता के दुकान में दाखिल हो जाता है। दुकान में दाखिल होने पर उन्हें मदन गुप्ता कहीं नहीं दिखाई पड़ता। मुन्ना जो दुकान में साफ सफाई कर रहा होता है, प्रवीण उसे आवाज लगाते हुए कहता है, ओ लड़के, कहाँ है मदन साहब, उनसे कहो प्रवीण उनसे मिलने आया है। अपनी सफाई का काम रोकते हुए मुन्ना प्रवीण से कहता है, मदन जी कुछ काम से बाहर गए हैं, किसी से मिलने गए हैं, आप लोग थोड़ी देर से आना, मदन जी आपको मिल जाएंगे। मुन्ना का जवाब देते हुए प्रवीण उससे कहता है, हम यहीं बैठकर मदन जी का इंतजार कर लेते हैं, आना जाना वापस हमसे नहीं हो पाएगा। इतना कहकर प्रवीण और उसका साथी दुकान पर लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद नीलम मदन गुप्ता के दुकान के बाहर खड़ी चंदा को फोन मिलाते हुए कहती है, हेलो माँ, मैं यहाँ ओल्ड सिटी वो झुमके लेने आई हूँ जो आपको काफी पसंद आए थे, आप भी यहाँ क्यों नहीं आ जाती, दोनों साथ मिलकर आज खूब शॉपिंग करते हैं।
फोन पर चंदा नीलम से कहती है, आज नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि आज मेरा मन काफी उदास है, इसीलिए तू अकेले ही शॉपिंग कर ले। चंदा की बात सुनकर नीलम उससे पूछती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तभी चंदा नीलम को सारी बात बताते हुए कहती है, वो क्या है ना बेटा, अनमोल का एक बहुत कीमती मुकुट किसी ने रास्ते में लूट लिया। बस उसी के चलते मेरा और अनमोल का मन काफी उदास हो गया है। जब तक वो मुकुट नहीं मिल जाता तब तक मुझे चैन की सांस नहीं मिलेगी। चंदा की बात पर अफसोस जताते हुए नीलम उन्हें कहती है, मुकुट तो पुलिस ढूंढ ही लेगी माँ, पर आप उदास मत रहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से उन इयररिंग्स को खरीद कर सीधे आपके पास आती हूँ, ठीक है? चंदा से बात कर नीलम मदन गुप्ता की दुकान में घुस जाती है, जहाँ प्रवीण और उसका साथी पहले से ही दुकान पर बैठे मौजूद होते हैं। नीलम मदन गुप्ता को दुकान में ना पाकर मुन्ना से पूछती है, अरे मुन्ना, कहाँ है मदन अंकल? मुन्ना दुकान के दूसरी ओर डिस्प्ले में एंटीक्स जमा रहा होता है। मुड़कर वो नीलम से कहता है, दीदी, मदन अंकल बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप बैठिए। मुन्ना की बात सुन नीलम काउंटर के पास लगी कुर्सी पर बैठ जाती है। नीलम के कुछ ही दूर प्रवीण और उसका साथी भी बैठे होते हैं। उसी वक्त प्रवीण अपनी कुर्सी से उठते हुए अपने साथी से कहता है, मैं अभी टॉयलेट जाकर आता हूँ, इस बैग को अच्छे से पकड़ कर रखना, समझा? प्रवीण का साथी अपना सर हिलाते हुए उसे कहता है, ठीक है भाई, आप हो आइए, मैं इस बैग को अच्छे से पकड़ कर रखूंगा। प्रवीण खड़ा होकर आवाज लगाते हुए मुन्ना से पूछता है, ओ लड़के, यहाँ पर वॉशरूम किधर है? एंटीक जमाते हुए मुन्ना प्रवीण से कहता है, सीधा जाकर आप दाईं ओर मुड़ जाइए, वहीं पर वॉशरूम आपको दिख जाएगा। मुन्ना के बताए दिशा पर प्रवीण वॉशरूम की ओर चला जाता है। उसी वक्त प्रवीण के साथी के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है। वो सोचते हुए अपने आप से कहता है, प्रवीण भाई यहाँ नहीं है, मैं कब से इस शानदार मुकुट को पहनकर एक सेल्फी लेना चाहता था। एक काम करता हूँ, भाई के आने से पहले इस मुकुट को पहनकर देख लेता हूँ। ऐसे शाही मुकुट रोज रोज पहनने को थोड़ी ना मिलते हैं। मुकुट को पहनने की चाह में प्रवीण का साथी उस बैग से मुकुट निकालकर देखने लगता है। तभी नीलम की नजर प्रवीण के साथी पर जाती है, जो उस मुकुट को अपने सर पर लगाकर आईने में अपने आप को देखकर सेल्फी ले रहा होता है। एक सेल्फी लेकर प्रवीण का साथी उस मुकुट को वापस बैग में रख लेता है, पर तब तक नीलम उस मुकुट को देख चुकी होती है। तुरंत ही नीलम अनमोल को फोन लगाकर उसे धीमी आवाज में पूछती है, हेलो अनमोल, मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई मुकुट चोरी हो गया है, क्या जल्दी ही तुम उस मुकुट की फोटो मुझे भेज सकते हो? अनमोल फोन पर नीलम से कहता है, ठीक है नीलम, मैं अभी उस मुकुट की तस्वीर तुम्हें भेज देता हूँ। तुरंत ही नीलम के फोन में उस मुकुट की तस्वीर आ जाती है। अनमोल ने जो मुकुट की तस्वीर भेजी होती है, उसे देखकर नीलम चौंकते हुए अपने आप से कहती है, ये तो यही मुकुट है जो इस आदमी के पास है, वही रत्न, वही हीरे, जरूर इन लोगों ने ही ये अनमोल का मुकुट लूटा होगा। मुझे कैसे भी करके इस मुकुट को इन लोगों से लेना होगा, वरना पता नहीं ये लोग इसे कहाँ बेच देंगे। तरकीब लगाते हुए वहां बैठी नीलम अपने जगह से उठती है और चलते हुए बेहोश होने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर जाती है। नीलम के गिरते ही प्रवीण का साथी उसकी ओर भागते हुए आता है और उसे जमीन से उठाते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम, हुआ क्या आपको? दुकान के दूसरी ओर काम कर रहा मुन्ना भी नीलम की ओर भागते हुए आता है और जमीन पर गिरी हुई नीलम को देख कहता है, अरे क्या हुआ नीलम दीदी, ऐसे क्यों गिर गई आप? बड़ी कमजोर आवाज में नीलम कहने लगती है, पानी, पानी। नीलम के मुंह से पानी सुनकर मुन्ना पानी का बोतल लेने दुकान के अंदर भागता है। उसी वक्त प्रवीण के साथी का हाथ थामते हुए नीलम बड़े प्यार से उसे कहती है, आप प्लीज मुझे एक ऑरेंज जूस बाहर से लाकर दे देंगे? मेरा लगता है शुगर काफी लो हो चुका है, प्लीज, मेरा सर काफी घूम रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? नीलम के हाथ पकड़कर पूछने पर प्रवीण का साथी नीलम को मना नहीं कर पाता और अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं अभी आपको ऑरेंज जूस लाकर देता हूँ, मैं अभी 2 मिनट में आया। उस बैग को पीछे कुर्सी पर छोड़कर प्रवीण का साथी वहां से चला जाता है। जैसे ही प्रवीण का साथी दुकान से बाहर जाता है, नीलम अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पास खड़ा मुन्ना नीलम की इस हरकत को देखते हुए आश्चर्यचकित हो जाता है। नीलम तुरंत ही वहां रखा मुकुट का बैग अपने हाथ में उठा लेती है और वहां से जल्दबाजी में बाहर जाने लगती है। नीलम को इस तरह जाता हुआ देख मुन्ना पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, अरे दीदी, पानी तो पीकर जाओ। उसी वक्त प्रवीण वहां आता है।
प्रवीण अपने साथी और उस बैग को वहां ना पाकर परेशान होने लगता है। ठीक उसी वक्त प्रवीण की नजर बाहर जाते हुए दरवाजे की ओर जाती है, जहां उसे नीलम उस मुकुट का बैग अपने हाथ में थामे जाते हुए दिखाई देती है। क्या अनमोल के उस मुकुट को लेकर सही सलामत निकल पाएगी नीलम, या फिर प्रवीण नीलम को पकड़कर उसे पहुंचाएगा हानि? कैसे बचाएगी नीलम अपने आप को प्रवीण जैसे गुंडे से? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। प्रवीण के साथी को चकमा देकर नीलम मदन गुप्ता के दुकान से अनमोल का मुकुट लेकर अपने साथ भाग खड़ी होती है। दूर से प्रवीण नीलम को उस मुकुट के बैग को थामे भागते हुए देख लेता है। जैसे ही प्रवीण की नजर नीलम पर पड़ती है, वो चिल्लाते हुए नीलम को आवाज देता है, ओ लड़की रुक, कहां जा रही है मेरा बैग लेकर? पीछे मुड़कर नीलम प्रवीण की पुकार सुन लेती है और तेजी से अपनी स्कूटी की ओर भागना शुरू कर देती है। नीलम को भागता हुआ देख जैसे ही प्रवीण उसका पीछा करना शुरू करता है, उसी वक्त उसका साथी अपने हाथ में ऑरेंज जूस लिए सामने से आते हुए दिखाई देता है। अपने साथी को बेफिक्र होकर वहां आता हुआ देख प्रवीण आग बबूला होते हुए उसे कहता है, बेवकूफ, तुझे उस मुकुट को अच्छे से संभाल कर रखने के लिए कहा था मैंने, कर दी ना लापरवाही। बड़े आराम से कुर्सी की ओर हाथ दिखाते हुए उसका साथी उसे कहता है, चिल्ला क्यों रहे हो भाई, वहां देखो, वहीं उस बैग में तो रखा हुआ है आपका मुकुट। जैसे ही प्रवीण के साथी की नजर कुर्सी पर जाती है, उसे वहां मुकुट का बैग दिखाई नहीं पड़ता। परेशान होते हुए प्रवीण का साथी उसे कहता है, वो बैग तो वहीं पर था। अपने दांत पीसते हुए प्रवीण अपने साथी से कहता है, वहां था पर अब उस लड़की के पास है, वो देख, वो लड़की उसे लेकर भाग रही है, जल्दी कर, हमें उसे पकड़ना ही होगा। तेजी से प्रवीण और उसका साथी नीलम की ओर भागना शुरू कर देते हैं। जल्दबाजी में नीलम अपने स्कूटी के पास जैसे ही पहुंचकर उसे स्टार्ट करने जाती है, तभी उसे याद आता है कि वो अपनी स्कूटी की चाबी मदन गुप्ता के दुकान पर ही भूल आई है। प्रवीण को तेजी से अपनी ओर आता हुआ देख नीलम अपनी स्कूटी को छोड़कर वहां से पैदल भागने का ही फैसला करती है। दुकान पर खड़ा मुन्ना प्रवीण और उसके साथी को नीलम का पीछा करता हुआ देख हैरान होने लगता है। देखते ही देखते नीलम और प्रवीण के बीच पकड़ा पकड़ी का खेल शुरू हो जाता है। चार मीनार से कुछ ही दूर नीलम अपने आप को प्रवीण से बचाते हुए गलियों से भाग रही होती है। प्रवीण दूर से नीलम पर नजर रखते हुए उसका पीछा कर रहा होता है, पर अचानक से नीलम प्रवीण की आंखों से ओझल हो जाती है। प्रवीण को अपना पीछा करता हुआ देख नीलम डर के मारे पसीना पसीना हो रही होती है। घबराते हुए नीलम अपने हाथ में फोन लेते हुए कहती है, मुझे पुलिस को फोन कर देना चाहिए, यही सही होगा। जैसे ही नीलम फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने जाती है, ठीक उसी वक्त उस गली से जाते हुए नीलम एक आदमी से टकरा जाती है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। नीलम के जमीन पर गिरते ही प्रवीण का ध्यान सीधे उसी की ओर जाता है। नीलम के नजर आने पर प्रवीण भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। प्रवीण को अपनी ओर आता हुआ देख नीलम तुरंत ही जमीन से उठकर भागना शुरू कर देती है और भागते हुए पुराने शहर की एक छोटी सी गली में चली जाती है। प्रवीण और उसका साथी बड़ी शिद्दत से नीलम को उस गली में ढूंढ रहे होते हैं। नीलम उस गली के आखिरी छोर पर बने एक दीवार के पीछे छुप जाती है। प्रवीण और उसके साथी के नजरों से बचकर नीलम दीवार के पीछे छुपकर अपने आप को बचा ही रही होती है कि तभी उसका फोन जोर से बज उठता है। नीलम के फोन की आवाज से प्रवीण का ध्यान सीधे उसी की ओर आकर्षित हो जाता है। फोन के बजते ही नीलम अपना फोन तुरंत कट कर देती है। उस दीवार की ओर देखते हुए प्रवीण समझ जाता है कि नीलम उसी के पीछे छुपी हुई है। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे नीलम की ओर जा रहा होता है। उस दीवार के पीछे छुपकर नीलम उन लोगों को देखने लगती है, पर उसे उस गली में प्रवीण कहीं दिखाई नहीं देता। एक राहत की सांस लेते हुए जैसे ही नीलम मुड़ती है, उसे अपने सामने शैतानी हंसी हंसते हुए प्रवीण दिखाई देता है। प्रवीण को अपने पीछे खड़ा देख नीलम सन्न रह जाती है। तुरंत ही प्रवीण और उसका साथी नीलम पर झपट पड़ते हैं और उससे बैग छीनने की कोशिश करते हैं, पर नीलम उस बैग की रक्षा करते हुए उन लोगों से लड़ रही होती है। प्रवीण उस बैग को नीलम से छीनते हुए उसे कहता है, क्यों मरने पर आमादा हो, हमारा बैग हमें दे दो वरना जान से जाओगी। नीलम प्रवीण की धमकी का जवाब देते हुए कहती है, बैग मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि इसके अंदर जो मुकुट है मुझे पता है वो अनमोल का ही है। नीलम को चौंक कर देखते हुए प्रवीण का साथी उसे कहता है,
भाई, इस लड़की को तो सब पता है, और इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा, वरना इस गली में भीड़ जम गई तो हमारी खैर नहीं। अपने साथी की बात सुनकर प्रवीण अपने जेब से एक छुरी निकालकर नीलम की ओर बढ़ने लगता है और उसका साथी पीछे से नीलम को पकड़ लेता है। नीलम गिरफ्त में आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रवीण नीलम के पास तुरंत जाकर उसका मुंह हाथ से दबा देता है और जैसे ही प्रवीण नीलम पर छुरी से वार करने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक डंडा प्रवीण के सिर पर जोर से लगता है। उस डंडे के सर पर लगते ही प्रवीण जमीन पर गिरकर वहीं धराशायी हो जाता है। तभी नीलम देखती है कि अपने हाथ में डंडा लिए जोया जमीन पर गिरे प्रवीण को लांघते हुए उसी की ओर आ रही होती है। जोया को वहां देख नीलम काफी खुश हो जाती है। नीलम को पकड़ा हुआ शख्स जोया को चेतावनी देते हुए कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, मैं अभी तुम दोनों को सबक सिखाता हूँ। नीलम को छोड़कर प्रवीण का साथी जोया पर हमला करने जाता है, पर जोया उसे अपने पास आते ही पेट पर डंडा मारती है और उसे डंडे से मार मार कर जख्मी कर देती है। गुस्से में देखते हुए जोया प्रवीण के आदमी से कहती है, मेरे इलाके में आकर दादागिरी करते हो, तुम लोगों की कोई दादागिरी जोया के आगे नहीं चलने वाली। उठा, अपने आदमी को यहाँ से लेकर जा, मनहूस मारे। प्रवीण का साथी जख्मी हालत में प्रवीण को होश में लाकर उसे कहता है, जल्दी चलिए भाई यहाँ से, वरना खूब डंडे पड़ेंगे हमें। अपने सिर पर हाथ रखते हुए प्रवीण उठकर वहां से जख्मी हालत में अपने साथी के साथ चला जाता है। उन लोगों के जाते ही नीलम एक राहत की सांस लेते हुए जोया से कहती है, थैंक गॉड जोया कि तुम आ गई, वरना आज अनर्थ ही हो जाता। सुझाव देते हुए जोया नीलम से कहती है, पेपर स्प्रे नाम की एक चीज आती है, उसे अपने साथ रखा कर, तेरे बहुत काम आएगी। वैसे ये लोग तेरे पीछे क्यों पड़े थे, और क्या है इस बैग में? तभी नीलम जोया से कहती है, इस बैग में अनमोल का एक एंटीक है जो इन लोगों ने अनमोल से चुरा लिया था, और इसी को मैं इनसे बचाकर यहाँ से ले जा रही थी। मुस्कुराते हुए जोया नीलम से कहती है, अच्छा तो ये अनमोल का शहर की गलियों से निकलकर जोया और नीलम मदन गुप्ता की दुकान तक पहुंच जाते हैं, जहां नीलम ने अपनी स्कूटी रखी होती है। नीलम को छोड़कर जोया वहां से जाने लगती है। जोया को जाता हुआ देख नीलम उसे कहती है, जोया तुम नहीं चलोगी अनमोल से मिलने मेरे साथ? गंभीरता से जोया नीलम को देखते हुए कहती है, अभी तू अनमोल से मिलने जा रही है ना, चली जा। जब मैं उसे हैदराबाद में फिर से मिलूंगी तो मुझे अनमोल के सिवा कोई और नहीं चाहिए। अपनी बात कहकर जोया नीलम को छोड़कर वहां से चली जाती है। शाम के 4 बजने आ रहे होते हैं। काजल अनमोल के साथ उसके घर पर खड़ी होती है। तभी काजल की नजर बेचैनी से टहल रहे राघवेंद्र पर जाती है। राघवेंद्र को देख काजल अनमोल से कहती है, अनमोल जैसे तुमने मुझे बता दिया उस एंटीक के चोरी के बारे में, ठीक वैसे ही तुम अपने पापा से ये बात क्यों नहीं करते? अपने पास खड़ी चंदा और कुंदन को देखते हुए अनमोल धीमी आवाज में काजल से कहता है, नहीं बता सकता काजल, काफी डर लग रहा है मुझे। पापा ने 4 बजे विक्रम सिन्हा को पैसे देने की जबान दी है। अगर मैं पापा से कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। घड़ी में वक्त देखते हुए राघवेंद्र अनमोल से नाराज होते हुए कहते हैं, अरे रजिस्ट्रेशन का टाइम हुआ जा रहा है, आखिर कब होगी तेरी एंटीक की डील पूरी, और कब मिलेंगे तुझे पैसे? वहां सिन्हा साहब को हम जबान दिए बैठे हैं, और तुझे पता है राघवेंद्र अपनी जबान का कितना पक्का है। आखिर कब तक आएगा तेरे पास पैसा? अपना सर नीचे झुकाए खड़ा अनमोल राघवेंद्र की बातें तो सुन रहा होता है, पर अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहता। अनमोल को निशब्द खड़ा देख राघवेंद्र झल्लाते हुए कहता है, अरे मुंह में क्या दही जम गया है तेरे? ऐसे कठपुतली बन के क्या खड़ा हुआ है? कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे मैं। राघवेंद्र की बातें सुन चंदा वहां आती है और अनमोल से कहती है, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है अनमोल, जो सच है वो साफ साफ कह दे अपने पापा से। चंदा की बात सुनकर राघवेंद्र हैरान होते हुए अनमोल से पूछता है, सच? कौन सा सच? मायूस होते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, वो पापा असल बात ऐसी है कि जिस एंटीक की डील के लिए मैं जा रहा था, वो रास्ते में किसी ने मुझसे लूट लिया। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपने सिर पर हाथ लगाकर अनमोल को डांटते हुए कहता है, कितना कह रहा था मैं तुझसे सावधानी बरतने के लिए, ले हो गया ना कांड। एंटीक तो गया ही गया, साथ में विक्रम सिन्हा के सामने हमारी इज्जत भी चली जाएगी। आग में घी का काम करते हुए कुंदन अपने पिता से कहता है, मैं तो कब से कह रहा था पापा अनमोल से कि इस एंटीक की डील होने तक कोई अच्छी सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ रख लें। अनमोल को देखते हुए राघवेंद्र अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं,
तेरी जितनी समझ तेरे छोटे भाई में होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अनमोल के घर पर कहा सुनी हो ही रही होती है कि उसी वक्त नीलम दौड़ते हुए अपने हाथ में एक बैग थामे अनमोल के घर में दाखिल होती है। नीलम को वहां जल्दबाजी में ऐसे आते हुए देख वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्या होगा जब काजल और अनमोल को पता चलेगा कि वो मुकुट मदन गुप्ता के दुकान पर था? क्या हो पाएगी उस मुकुट की डील और आगे क्या बखेड़ा खड़ा होगा काजल और नीलम के बीच? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल के घर पर उस मुकुट को ले दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। घर पर उस मुकुट को लेकर बात चल ही रही होती है। ठीक उसी वक्त दौड़ते हुए नीलम अनमोल के घर में दाखिल होती है। वहां खड़ा अनमोल नीलम को देखता है जिसका सारा शरीर पसीने से सनाबोर हो चुका होता है। नीलम की हालत को देखते हुए वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। तभी अनमोल नीलम के पास जाते हुए उससे पूछता है, क्या बात है नीलम, तुम इतनी थकी हारी क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अनमोल को देखते हुए नीलम एक राहत की सांस लेती है। नीलम अपने कंधे पर लगा बैग उतारकर अनमोल को थमाते हुए कहती है, ये लो अनमोल, तुम्हारी अमानत। उस बैग को देखते हुए अनमोल नीलम से पूछता है, क्या है इसमें नीलम? नीलम मुस्कुराते हुए अनमोल से कहती है, खोलकर देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे ही अनमोल उस बैग को खोलकर देखता है, उसमें अपना मुकुट देखकर वो भौंचक्का रह जाता है। उस मुकुट को बैग से निकालकर अनमोल वहां खड़े सभी लोगों को दिखाता है। उस मुकुट को देखकर कुंदन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघवेंद्र उस मुकुट की ओर देखते हुए कहते हैं, ये तो कुतुबशाही का मुकुट है जिसे अंग्रेजों से बचाने के लिए कहीं छुपा दिया गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? अनमोल राघवेंद्र का जवाब देते हुए कहता है, यही वो मुकुट है पापा जो सुबह लुटेरों ने मुझसे छीन लिया था। अनमोल की बात सुनकर सभी की निगाहें नीलम की ओर गड़ जाती हैं। काजल नीलम के पास आते हुए उससे पूछती है, अगर ये मुकुट गुंडों ने अनमोल से लूट लिया था तो ये तुम्हारे पास कैसे आया नीलम? काजल का जवाब दोहराते हुए अनमोल बड़ी जिज्ञासा से नीलम से पूछता है, हाँ बताओ नीलम, कहाँ मिला तुम्हें मेरा ये मुकुट? काजल की ओर देखते हुए नीलम हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे ये मुकुट काजल के पापा के दुकान से मिला, जहाँ दो लोग इसे लिए बैठे थे, पर मैं नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। बड़ी मुश्किल से मैं ये मुकुट उनसे बचाकर तुम्हारे पास लाई हूँ। नीलम की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गुस्से में काजल नीलम का जवाब देते हुए कहती है, झूठ कह रही हो तुम, तुम्हें मुकुट मेरे पापा के दुकान से नहीं कहीं और से मिला होगा। बताओ सबको कि सच क्या है। काजल को अपना हाथ दिखाते हुए अनमोल उसे रोकते हुए कहता है, मैं सब कुछ समझ गया कि ये सारा षड्यंत्र आखिर किसका रचा हुआ है। खैर अब इसके बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुकुट मुझे वापस मिल चुका है। थैंक यू नीलम, इस मुकुट को वापस लाने के लिए। अनमोल की बात सुनकर काजल काफी रूठ जाती है और नीलम को घूर कर देखते हुए वहां से गुस्से से चली जाती है। उस मुकुट को देखते हुए कुंदन पछताते हुए अपने मन में कहने लगता है, करोड़ों की चीज मेरे हाथ से आकर निकल गई। शायद इसे ही कहते हैं हाथ को आया पर मुंह न लगा। जरूर नीलम मदन गुप्ता की दुकान पर गई होगी जहां इसने वो मुकुट देखा होगा और मेरे लोगों से इस मुकुट को बचाकर यहाँ ले आई। बेवकूफ प्रवीण एक एंटीक भी ढंग से नहीं संभाल पाया। अनमोल को देखते हुए राघवेंद्र उसे कहते हैं, चल मिल तो गया ना तेरा एंटीक तुझे, लेकिन हमारी इज्जत तो चली गई ना विक्रम सिन्हा के सामने। तभी पीछे से एक आवाज राघवेंद्र के कानों पर पड़ती है, विक्रम सिन्हा के दिल में अनमोल और उसके परिवार के लिए काफी इज्जत है राघवेंद्र जी। जैसे ही राघवेंद्र पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें अपने घर की चौखट पर खड़ा विक्रम सिन्हा दिखाई देता है। विक्रम सिन्हा राघवेंद्र की ओर आते हुए कहता है, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था राघवेंद्र जी, लगता है इस एंटीक की चोरी होने की वजह से आप लोग आज पैसे जुटा नहीं पाए। विक्रम सिन्हा अनमोल के हाथ में उस मुकुट को देखते हुए कहता है, नायाब, काफी नायाब। उसी वक्त कुंदन विक्रम सिन्हा से कहता है, हाँ विक्रम जी, काफी नायाब है ये मुकुट। अपना सर हिलाते हुए विक्रम सिन्हा कुंदन से कहता है, मैं मुकुट की नहीं अनमोल की बात कर रहा हूँ। काफी नायाब है तुम्हारा भाई, बिल्कुल अपने नाम की तरह।
इस मुकुट को ढूंढ निकालने वाला इंसान कोई मामूली हो ही नहीं सकता। जरूर कुछ खास बात है तुम में अनमोल। अपनी बात को बदलते हुए विक्रम सिन्हा वहां खड़े लोगों से कहता है, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप लोगों को नहीं पाकर मैं समझ गया कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से अनमोल यहाँ नहीं पहुंच सका। इसीलिए मैं खुद अनमोल से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। विक्रम सिन्हा की बात खत्म होने पर राघवेंद्र उसे कहते हैं, आज वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी विक्रम जी, कल तक हम आपका पैसा आपको दे देंगे। मुस्कुराते हुए विक्रम सिन्हा राघवेंद्र से कहता है, मुझे पैसों की कोई जल्दबाजी नहीं है राघवेंद्र जी, आपका जब जी में आए आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। अनमोल को देखते हुए विक्रम सिन्हा अपने आगे की बात कहता है, क्या अनमोल तुम मुझसे कल मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपना सर हिलाते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, जी सिन्हा साहब, मैं कल आपसे मिलने आपके पते पर पहुंच जाऊंगा। अनमोल से बात कर विक्रम सिन्हा जाते हुए राघवेंद्र से कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए राघवेंद्र जी, वो घर तो यूं समझ लीजिए कि आपका हो ही गया है। बस मैं यहाँ पर एक बार अनमोल से मिलने आया था। अपनी बात कहकर विक्रम सिन्हा अनमोल के घर से जाने लगता है। विक्रम सिन्हा को जाते हुए देख राघवेंद्र उसे कहता है, शुक्रिया सिन्हा साहब, आप जैसे दरिया दिल लोग और हो जाए दुनिया में तो दुनिया का कल्याण हो जाए। राघवेंद्र की बात पर विक्रम सिन्हा उन्हें कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, अनमोल के लिए तो मैं ऐसे 4 घर ऐसे ही दे सकता हूँ। विक्रम सिन्हा की बात सुन वहां खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। अपनी बात कहकर विक्रम सिन्हा वहां से चले जाते हैं। तभी नीलम भी वहां खड़े सभी लोगों से कहती है, चलिए माँ पापा, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। तुरंत ही चंदा नीलम की ओर बढ़ती है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, अपना ख्याल रखना बेटी और संभल कर जाना। चंदा की बात पर नीलम अपना सर हिलाती है और अनमोल के घर से बाहर निकल जाती है। अनमोल के घर से निकलकर नीलम सीधे अपने हॉस्पिटल आती है। नीलम अपनी स्कूटी पार्क कर हॉस्पिटल के अंदर जा ही रही होती है, तभी काजल गुस्से में नीलम के पास आती है। काजल को अपने सामने खड़ा देख नीलम उससे पूछती है, अरे काजल, तू यहाँ क्या कर रही है? चल ना, अंदर चलकर आराम से बैठकर बात करते हैं। नीलम का जवाब गुस्से में देते हुए काजल उसे कहती है, मैं यहाँ तुझसे कोई बात करने नहीं आई हूँ, बस मैं तुझे ये चेतावनी देने आई हूँ। काजल की बात सुनकर नीलम उसे हैरान होकर देखते हुए कहती है, क्या हो गया काजल, तुझे ऐसे क्यों बात कर रही है? अपना सर हिलाते हुए काजल नीलम से कहती है, ज्यादा बन मत नीलम, तुझे भी अच्छे से पता है कि तेरी किस हरकत पे मैं तुझसे ऐसे बात कर रही हूँ। काजल की बातों से बिल्कुल बेखबर नीलम उससे पूछती है, मैं क्या कर रही हूँ और तू मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? प्लीज मुझे डिटेल में समझाएगी, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। हंसते हुए काजल नीलम से कहती है, मेरे सामने कितनी शरीफ बन रही है यार तू, पर मुझे अच्छे से पता है कि तू मेरे पीठ पीछे क्या गेम खेल रही है। तू मुझे अनमोल के नजरों में गिराना चाहती है ना, जलती है ना तू मेरे और अनमोल की नजदीकी से, पर तुझे शायद पता नहीं है, मैं और अनमोल रिलेशनशिप में हैं। काजल की बात सुनकर नीलम स्तब्ध रह जाती है। नीलम का उतरा हुआ चेहरा देखकर काजल हंसते हुए कहती है, क्यों उड़ गए ना होश तेरे, ये जानकर के अनमोल मेरा हो चुका है? मुझे पता है कि तू अनमोल से मन ही मन प्यार करती है, और तू जो अनमोल के घर में छोटी बहू बन बैठी है, ये पैतरा ज्यादा दिनों तक काम में नहीं आने वाला, क्योंकि एक ना एक दिन अनमोल के घर की बहू मैं ही बनूंगी। काजल की बात सुनकर नीलम के चेहरे पर अचानक से एक हंसी आ जाती है। नीलम को हंसता हुआ देख काजल उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगती है। अपनी हंसी को नियंत्रण करते हुए नीलम काजल से कहती है, तू सोच रही है ना कि सदमे के कारण अभी हंस रही हूँ, पर ऐसा नहीं है काजल, मुझे कोई सदमा नहीं लगा है, बल्कि मैं इस बात पर हंस रही हूँ कि अनमोल तेरे साथ रिश्ते में इतनी जल्दी आ कैसे गया। कैसे अनमोल तुझसे इतनी जल्दी प्यार कर बैठा, क्योंकि मैंने जितना अनमोल को जाना है वो इतनी जल्दी अपना दिल किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि अनमोल के दिल में तो वो रहती है। नीलम की बात सुनकर काजल घबराते हुए उसे पूछती है, किसकी बात कर रही है तू? कौन रहता है अनमोल के दिल में? तभी नीलम अपने जबान पर एक नाम लेते हुए कहती है, जोया। जोया नाम है उसका। मुझे अच्छे से पता है कि अनमोल के दिल में सिर्फ जोया बसती है, और अब जोया वापस हैदराबाद आ चुकी है। उसके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि तेरी दाल गलने वाली है, इसीलिए बचकर रहना तू उससे। जोया की बात कहकर नीलम मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। नीलम की बात सुनकर
काजल अपने दांत पीसते हुए कहती है, ओह, तो ये है जोया की सच्चाई। इसीलिए पौंडीचेरी में जब भी जोया साथ में होती थी, अनमोल का चेहरा मायूसी से भर जाता था। अतीत में चाहे उनके बीच जो कुछ भी हो रहा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी अनमोल मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। मेरे और अनमोल के बीच ना तो नीलम आ सकती है और ना ही जोया। जोया अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी उसे बाहर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते हुए जोया अपने कमरे से बाहर आ जाती है, जहां वो अपने घर पर रहीम चाचा को देखती है। रहीम चाचा को कुर्सी पर बिठाते हुए हबीबा उनसे कहती है, आप बैठिए चाचा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही हबीबा रसोई की ओर जाती है, रहीम चाचा अपने सामने जोया को खड़ी देखते हैं। जोया को देखते हुए रहीम चाचा उसे कहते हैं, अच्छा हुआ जोया बेटी, तू आ गई। मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। क्यों आए हैं रहीम चाचा जोया से मिलने? क्या देने वाले हैं वो जोया को कोई खास खबर? और आखिर क्यों इतनी दरिया दिली दिखा रहा है विक्रम सिन्हा अनमोल पर? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली